नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में जब से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजित पवार एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हुई है, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा हो रही थी और एक कवायद चल रही थी पिछले 3 दिनों से, और इसको लेकर के ही भ्रम फैलाया गया। और मैं समझता हूं आज उनकी छाती पे ये सांप लौटना शुरू हो गया। कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरह का डेवलपमेंट होने वाला है या हो जाएगा। सबको उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर, इस घटना के ऊपर कुछ तिकड़म करेंगे, कुछ विवाद करेंगे, और विवाद की शुरुआत एक प्रकार से हो भी गई। कहां से हुई विवाद की शुरुआत? विवाद की शुरुआत हुई पश्चिम बंगाल से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि अजित पवार की मृत्यु की, उनके प्लेन क्रैश की जांच होनी चाहिए और जांच भी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसियों पर कोई भरोसा नहीं है और इसलिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर हमको भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट इस क्रैश की जांच करे। इतने बड़े नेता की मृत्यु हुई है, सवाल उनके तरफ से उठाया गया और इस सवाल को और बल मिल गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि ममता दीदी ने जो सवाल उठाया है कुछ सोच समझ करके ही उठाया होगा। उनके सवाल में दम है और ये होना चाहिए, जांच तो होना ही चाहिए। देश का बच्चा बच्चा कह रहा है जांच होना चाहिए और इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्यूबाइब नेटवर्क लगातार कह रही है कि अभी तक जो सरकारी जांच हुई है उसकी, कल भी मैंने आपको दिखाया था कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो आ जाती है लेकिन फाइनल रिपोर्ट का इंतजार रहता है। 2023 में जो प्लेन क्रैश हुआ था, इसी लियरजेट प्लेन का क्रैश हुआ था, क्रैश लैंडिंग हुई थी। हालांकि उसमें सारे लोग बच गए थे। ये भगवान का लाख लाख समझिए कि आशीर्वाद है कि सारे छह लोग उस पे बोर्ड के प्लेन पे थे, सबके सब बच गए। थोड़ी इंजरी जरूर हुई लेकिन सब लोग सुरक्षित बच गए। अब जून 2025 में जो एयर क्रैश हुआ अहमदाबाद में, उसकी भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो आई लेकिन फाइनल रिपोर्ट नहीं आई। फाइनल रिपोर्ट का आज तक इंतजार है और इसको लेकर के हमने बहुत सारे सवाल उठाए थे। कल डीजीसीए के ऊपर भी सवाल उठाया था, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के ऊपर सवाल उठाया था, एएआईबी के ऊपर सवाल उठाया था और इन सारे सवालों के जवाब अभी मिलने हैं। और ये बात सही है कि देश का हर नागरिक एक इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट न्याय की अपेक्षा करता है। ये बहुत जरूरी भी है, बहुत जरूरी है। हमारी आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इस तरह की जांच होनी चाहिए। लेकिन उनकी जो मांग थी वो हमारे आपसे ज्यादा कंसर्न उनको इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना था, पॉलिटिकलाइज करना था। इसमें वो पॉलिटिकल कुछ नुआंसेस ढूंढ रही थी और इसलिए वो थ्रो करके, गेंद को थ्रो कर रही थी, फुल टॉस कर रही थी कि जरा देखते हैं किस पर छक्का कौन लगाता है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको फुल टॉस समझ करके बाउंड्री वॉल के बाहर कर दिया और अखिलेश यादव जी ने कहा कि हाँ, ये डिमांड अगर ममता दीदी ने किया है तो ममता दीदी को इसको यह पूरा हक है और पूरे देश को यह जानने का हक है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ है। तो एक प्रकार से जो पॉलिटिकल गुगली थी ममता जी की तरफ से, उस गुगली को अखिलेश यादव जी ने और आगे बढ़ाया, तेज किया। मित्रों, ये तो थी पॉलिटिकल गुगली की बात। लेकिन एक तरफ महाराष्ट्र में फिजाओं में ये कहानी दौड़ रही थी कि अजित पवार साहब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के, सत्ता से बाहर आकर के अपने चाचा की पार्टी जो पुरानी एनसीपी है शरद पवार की, उसके साथ वो विलय कर रहे हैं। और इसकी जो खबर थी ये पूरे महाराष्ट्र में
भौचक कर दिया था लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के बहुत सशंकित थी। ये नैरेटिव चलाया गया पूरे महाराष्ट्र में, अनर्गल नैरेटिव। लगातार लोग बोलते रहे हैं कि शरद पवार आज तक के सबसे ओवररेटेड नेता हैं। कांग्रेस तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके सरकार बनाई थी। बहुत ही चर्चित एक जमाने में भाषण हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और उस भाषण में उन्होंने कहा था कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि अपनी पार्टी तोड़कर और सत्ता पाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी पार्टी तोड़ करके ऐसा कृत्य किया। फिर बाद में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के भले के लिए किया था। तो शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी को धोखा दे करके, तोड़ करके, और आज लोग उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। बहुत सारे एनसीपी शरद पवार के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अजित दादा के मन में कसक थी कि वो अपने चाचा को इस उम्र में एक पेन दिए हुए हैं, दर्द दिए हुए हैं, और वो दर्द है पार्टी को तोड़ने का। बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि अजित दादा पवार अगर नेता बने तो अपने चाचा की बदौलत ही बने, शरद पवार की छत्र छाया में ही बने, इसमें कोई शक नहीं है। इसका आप शरद पवार को क्रेडिट देना ही पड़ेगा। लेकिन फिर जब किन्हीं परिस्थितियों की वजह से शरद पवार और अजित पवार की दूरी बढ़ी, दोनों दो रास्ते पर चले, उस पर भी यह कहा जा रहा है, आपको याद होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि जब अजित दादा पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो उसमें सहमति शरद पवार जी की थी। ये देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि उनकी सहमति से वो हमारे साथ आए थे। जब सुबह में, आपको याद होगा कि सुबह 6 बजे जब उन्होंने ओथ लिया था, और वो उनका कहना है कि ओथ लेने के पीछे शरद पवार थे। शरद पवार ने कहा कि हां आप जाइए, बीजेपी के साथ हाथ मिलाइए और सरकार बनाइए, और अगर आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो बनिए। ये पूरी उनके सहमति से हुआ था। बाद में शरद पवार जी इस मामले से मुकर गए, तो ठीक है, उनका एक पॉलिटिकल कंपल्सन है, मुकर ही सकते हैं, उनके पास करे जरूर। लेकिन देवेंद्र फडणवीस लगातार हर पब्लिक फोरम पर यह कहते रहे, देवेंद्र फडणवीस, कि शरद पवार की सहमति से ही अजित दादा हमारे साथ आए थे, और आज तक कह रहे हैं। 2 दिन से बारामती में लगातार यह चर्चा चल रही थी कि अब एनसीपी का विलय हो जाएगा, अजित दादा पवार अब नहीं रहे, अब महाराष्ट्र के एक छत्र नेता शरद पवार हैं, उनकी पुत्री सुप्रिया सुले हैं, और उन दोनों का पहले से ही यह चल रहा था कि शरद पवार और अजित पवार दोनों विलय कर सकते हैं, एक पार्टी बन सकती है। लेकिन विलय जिस मुद्दे पर होगा उसी मुद्दे पर तो पार्टी टूटी थी। विलय तो हो जाएगा, लेकिन पार्टी किसके हाथ में रहेगी? तो अब लोग कह रहे थे कि जब तक अजित दादा पवार थे तब तक एक प्रकार से शरद पवार ने यह मन बना लिया था कि पार्टी की जिम्मेदारी अजित संभालेंगे, उनकी बेटी की भी भूमिका होगी, उनकी बेटी ऑलरेडी सांसद हैं, तो वो बेटी की भूमिका रहेगी महाराष्ट्र में, और पार्टी की कमान अजित पवार पर ही रहेगी, क्योंकि सुप्रिया में वो ताकत नहीं है कि महाराष्ट्र के स्तर पे, पूरे राज्य स्तर पे एनसीपी, दोनों जब विलय होगी तो एनसीपी को राष्ट्रीय राज्य के स्तर पे खड़ी कर सके, और वो काबिलियत अजित दादा पवार में ही है। तो अब इनके कार्यकर्ता की तरफ से यह खबर आ रही थी कि अजित पवार और शरद पवार में एक प्रकार से मतैक्य हो गया था, दोनों इस बिंदु पर सहमत हो गए थे कि दोनों की पार्टी विलय कर लेगी, और अजित पवार के लीडरशिप को शरद पवार स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए थे। सुप्रिया सुले भी अपने भाई के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन इन सारे कयासों पर मित्रों विराम लग गया, और आज मैं समझता हूं कि वो जो पत्रकार इतने दिनों से बैटिंग कर रहे थे, जो कार्यकर्ता बैटिंग कर रहे थे, जो कह रहे थे कि ये देवेंद्र फडणवीस विलेन है, देवेंद्र फडणवीस ने तुड़वाया, ये बहुत बड़ा नैरेटिव चलते रहता है महाराष्ट्र में।
अरे भाई, टूटे आप और कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को, टूटे आप और कह रहे हैं अमित शाह को, टूटे आप और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को। भाई, नरेंद्र मोदी डरा रहे हैं, अमित शाह डरा रहे हैं, उनके डर की वजह से ये उसमें चले जा रहे हैं। पहले करप्शन का कहा, चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग, और उसके बाद जब सहमति हो गई तो आ गए। अब वो इरिगेशन का जो उनके ऊपर केस था वो भी खत्म हो गया। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि माननीय परमवीर सिंह ही थे एंटी करप्शन के इंचार्ज, और उन्होंने ही क्लीन चिट दिया था अजित दादा पवार को करप्शन के केसेस में। इरिगेशन करप्शन जो 77,000 करोड़ का स्कैम कहा जाता है, उस केस में बरी हो गए थे अजित दादा पवार, खत्म हो गया था सब कुछ। और यही कहा गया था कि अजित दादा पवार को भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए भेजा गया था शरद पवार के कहने पे, ताकि उनके खिलाफ जो ये केसेस हैं उसको सेटल डाउन करा लिया जाए। अब सच्चाई क्या है भगवान जाने, लेकिन अजित पवार आए थे और देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि शरद पवार की सहमति से। और अब ये ठीकरा फोड़ा जा रहा था कि नहीं, मोदी ने तोड़वाया परिवार को, अमित शाह ने तोड़वाया परिवार को, देवेंद्र फडणवीस ने तोड़वाया परिवार को। ऐसी बात थी नहीं। अजित पवार को लग रहा था कि शरद पवार अब उनकी उम्र इस तरह की हिदायत नहीं दे रही है कि वही अब पार्टी को संभाले, और अजित पवार चाहते थे कि पार्टी की कमान उनको दी जाए। लेकिन शरद पवार के मन में कुछ शंका रही होगी, कोई बात रही होगी, तो वो उनके तरफ से यह कमान उनको मिली नहीं। मैं वो शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहता ऐसे मौके पर, जबकि अभी पूरे गम का माहौल है पूरे प्रदेश में, तो वो बात, उस शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं, मैं करना भी नहीं चाहता हूं। तो शायद उनको मन में लगा होगा कि नहीं, अभी उपयुक्त समय नहीं है, तो अजित को वो जिम्मेदारी देने से रोक गए। अब यही काम बाला साहब ठाकरे कर रहे थे। बाला साहब ठाकरे के स्वाभाविक वारिस राज ठाकरे लग रहे थे। राज ठाकरे कह रहे थे कि मैं स्वाभाविक वारिस हूं, लेकिन बाला साहब ठाकरे भी अंततः अपने पुत्र को ही आगे बढ़ाया, और फिर उसका नतीजा यह हुआ कि राज ठाकरे जी का रास्ता अलग हो गया। ठीक वही कहानी यहां पर दोहराई गई। परिवार में जब टूट होती है तो अपने पुत्र को ही उन्होंने प्रश्रय दिया, और राज ठाकरे भी रास्ते बदल लिए, कहने की जरूरत नहीं है, और अजित पवार भी रास्ते बदल लिए। जिस एक मुद्दे विशेष पे अजित पवार ने पार्टी तोड़ दी थी, पार्टी में वो अलग रास्ता बना लिए थे, अपने चाचा से अलग रास्ता बना लिए थे, वो मुद्दा था कि पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी।